बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। माह रमज़ान की आमद है और मुसलमानों के लिए ये बहुत खुशी का बायस है कि माह रमज़ान के अंदर लोग जो है वो अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार भी करते हैं, रोज़े रखते हैं, जिससे कि आज के दौर के अंदर अगर हम बात करें तो लोग जिस तरह इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं या फिर डाइटिशियन के ज़रिए अपने वेट को कम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए माह रमज़ान किसी नेमत से कम नहीं है। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं कि सर्दी का मौसम हो या गर्मी से जब हम कन्वर्ट हो रहे होते हैं, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो आपकी बॉडी जो है उसमें समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है। क्या डाइट के थ्रू आपकी बॉडी को किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, बढ़ते हुए वज़न को माह रमज़ान में कंट्रोल कैसे करें, अगर आप वेट रिडक्शन पे चल रहे हैं तो उसको कंटिन्यू किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे यहाँ पे इस मुल्क के अंदर पहाड़ भी हैं, अल्लाह ने खूबसूरत मौसम भी दिए हैं, दरख्त भी हैं, ऐसे फल हैं, ऐसी चीज़ें हैं। पहाड़ों से आने वाली जो चीज़ें हैं उनके हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। जैसे कि हम सलाजीत की बात करें तो बेनिफिट ऑफ सलाजीत क्या है, सलाजीत के बारे में लोगों के कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह इसको जो है वो डिफरेंट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज या बाकी ऐसी फार्मूलेशन बना के इंसानी बॉडी में इसको किस तरह बेनिफिशियली यूज किया जा सकता है। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर AR माडा, जो कि लाइफ कोच भी हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। उसके साथ ही मेरे साथ हमारे स्टूडियो के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अनीका जाहिद, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे पहले भी कई शो में आके आपकी रहनुमाई कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जैसे कि नाज़रीन, आज के इस शो में हम बात करेंगे कि माह रमज़ान के अंदर आपने अपने बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल कैसे करना है। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो रमज़ान के महीने में क्या आप ऐसी अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग लाएं अफ्तारी में और सहरी में कि आपका वज़न जो है वो मज़ीद ना बढ़े। इसी तरह आपकी मसल अगर कोई पेन है, नर्व पेन है, जॉइंट पेन है, या आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है, तो ऐसी कंडीशन में सलाजीत, जो कि पहाड़ों से रेलिवेंट लोग उसको समझते हैं, अब ये सलाजीत का कॉन्सेप्ट क्या है और ये आपकी हेल्थ को किस तरह बेनिफिट दे सकती है, इन सारे मौज़ूआत पर भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। डॉक्टर AR माडा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और अपनी शदीद तरीन मसरूफियत में से टाइम निकाला और एक कॉल के ऊपर आप यहाँ पे अवेलेबल हो गए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लाइफ कोच बनने का कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया? देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो हम चैलेंज देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को मसाइल रहते हैं फिटनेस के। ठीक। और फिटनेस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें बहुत सारी लिंक करती हैं। हमारी ग़िज़ा है, फिर हमारी फिटनेस, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर आप पिछले चंद अरसे से आप देख रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को ग्रोइंग नंबर 1 जो डिजीज़ कंसीडर की जा रही है वो डायबिटीज़ है। ठीक। डायबिटीज़ जिस बंदे को है उसको कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का भी मसाइल रहते हैं। अगर ये 2 बीमारियां आपको लग गई हैं तो आपकी लाइफ के जो सर्वाइवल है वो रिस्क पे चला जाता है। आप देखो, ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट अटैक का भी मसला हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। फिर अगर आपका हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप फिजिकली एक्टिविटी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर बॉडी में उस तरह से नहीं बन रही या उसको उस तरह से रेगुलेट नहीं किया जा रहा, तो फिर आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है, आपकी जो डाइजेशन है वो मुतासर हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासर हो सकती है, फिर आपके जॉइंट में पेन आ सकती है, मसल वीक हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान में हैं। मोटापा आपको हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे जो फ्यूचर है वो जिस तरह से हमारे साथ डाइटिशियंस भी हैं तो ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जब तक इंसान अपनी ग़िज़ा में बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर करके आपका डाइट पोर्शन अच्छे से नहीं लेगा, तब तक आपकी आगे की जो लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि लाइफ कोच होना, मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं, आप सबको होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो लाइफ है उसमें हम देखते हैं कि हम लोग ग़िज़ा को उस तरह से फोकस नहीं कर रहे। फिर फास्ट फूड का बड़ा ट्रेंड है, देसी ग़िज़ाओं से हम बहुत दूर हो चुके हैं। इन फ्यूचर
जो एडवांसमेंट हो रही है उसमें लाइफ कोच का एक अहम किरदार है। चूंकि हम देखते हैं ना कि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल उस तरह से नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं, तो फिर आपको बड़ी एज में जब बुढ़ापे में जाते हैं तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक हो गया। अनिका, जैसे कि आपके क्लिनिकल एक्सपोजर के अंदर डेली बेसिस पे आप सैकड़ों मरीज देख रही होती हैं और हम आपके कई क्लिप्स भी हमारी नज़र से गुजरते हैं, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि अनिका को बुलाएं, चूंकि जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं उनको एक प्रोग्राम की सूरत दें ताकि लोग जो है वो मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीइंग अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आपको किन चैलेंजेस का सामना है? सिर्फ उन लोगों के लिए मुझे एक चैलेंज फेस करना पड़ता है जो कि रेडी नहीं है अपनी डाइट को मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन अब एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है, हम सब हेल्थ एक्सपर्ट की अवेयरनेस रेज करने की वजह से कि लोग अब इतने मोटिवेटेड हैं, वो रेडी हैं अपनी डाइट को मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, मतलब वो इतने रेजिस्टेंट होते हैं, उन्हें ओबेसिटी भी है, डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंसिव भी है, स्टिल वो ये कहते हैं हम तो इतना खाते हैं, या अपनी डाइट को मॉडिफाई नहीं कर रहे होते। तो दिस इज़ द ओनली थिंग कि जहाँ पर चैलेंज इस टाइम पर फेस करना पड़ रहा है। अदरवाइज अब तो इस फील्ड ने अपनी पूरी जगह बना ली है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि शुमाली लाहौर में आपने बड़ी मेहनत की, तब जाके लोगों को ये पता चला कि न्यूट्रिशनिस्ट की जो है वो वैल्यू क्या है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, जैसे माह रमज़ान आ रहा है मुसलमानों के लिए, तो ये किसी नेमत से कम नहीं होता, तो माह रमज़ान को वो लोग अपनी सेहत के लिए किस तरह इस्तेमाल करें जो वेट रिडक्शन जर्नी पे चल रहे होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, जो रमज़ान है ना, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके वेट रिडक्शन के लिए भी और वेट गेन करने के लिए भी। ना सिर्फ आपके वेट को लेकर बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके रिलीजियस बेनिफिट्स तो हैं ही, जिनका हम सबको पता है, लेकिन इसके आपकी हेल्थ पर इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं कि इफ़ यू कम टू नो तो आप अपना रोज़ा कभी भी ना छोड़ें। मतलब सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि 11 मंथ्स अगर वो वर्किंग कर रही है तो 1 मंथ के लिए उसको रेस्ट मिलना चाहिए। वो रेस्ट इतना ज़रूरी है, मतलब आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिक के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, इवन आपकी सोशल हेल्थ के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। तो रमज़ान एक राइट टाइम है, अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ भी मॉडिफिकेशन को प्लान कर रहे हैं या उसमें कुछ इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। यहाँ पे आपकी बॉडी भी आपके साथ कोऑपरेट करती है, आप उसको जैसे मर्जी ढालना चाहें वो ढल जाती है, लेकिन इसको मिस यूज़ ना करें अपने इफ्तार टाइम पर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि वजन बढ़ाने वालों के लिए भी ये किसी नेमत से कम नहीं और कम करने वालों से भी। बिल्कुल। तो बढ़ाने से आपकी क्या मुराद? वजन बढ़ाने से मतलब हमारे पास ऐसे लोग भी तो आते हैं ना क्लिनिकल ट्रायल्स में जो अंडर वेट होते हैं, उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता, ठीक है, अल्टीमेटली वो मिस इन्फॉर्मेशन लेकर आए होते हैं, फिर स्टीरॉइड्स के अलावा उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है कि जो उनका एक्सेसिव कैलोरिक इनटेक है, मतलब रूटीन कुछ इस तरह की होती है, अगर रूटीन से ज़्यादा भी कैलोरीज दे दें तो उनके लिए खाना आसान होती है। क्योंकि जिन लोगों का वजन कम होता है, मतलब जो अंडर वेट होते हैं, उसमें भी 2 तरह के लोग आ जाते हैं। एक वो लोग जिनको भूख ही कम लगती है, मतलब खाते ही कम है, उनका कैलोरिक इनटेक ही कम है, तो उनका वजन कम है। वो चीज़ तो थोड़ी सी समझ आ रही होती है आपको ना, मतलब इसके पीछे क्या वजह, आपने सिर्फ कैलोरीज बढ़ानी है। और एक आपको कुछ ऐसे लोग भी देखने में मिलेंगे जिनका जो कैलोरिक इनटेक है वो भी अप टू द मार्क है, स्टिल वो अपने वेट पुट ऑन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो सिनेरियो वो थोड़ा सा इन लोगों से डिफरेंट होगा। तो इन दोनों सिनेरियोज के लिए रमज़ान एक बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि जिनको भूख कम लगती है उनकी रूटीन में हम जो है कैलोरिक रिच फूड्स कुछ इस तरह से ऐड करते हैं कि उनको अंदाज़ा भी नहीं हो पाता और एक्सेसिव कैलोरिक इंटेक कर लेते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर माटा साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, माह रमज़ान चूँकि उन लोगों के लिए थोड़ा मुशक्क़त वाला भी होता है जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं या वो नमाज तरावी पढ़ते हैं, नफली इबादत में अपने आप को मसरूफ रखते हैं, तो ऐसे लोग अपनी जॉइंट फिटनेस और मसल फिटनेस को कैसे बरकरार रखें? देखिए, मसल फिटनेस के लिए तो सबसे पहली ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। आप डेली आप अगर आप आधा घंटा अपनी लाइफ अपने जो बॉडी को नहीं देते, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी अगली जो 10 साल की ज़िंदगी है वो मुतासिर हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि आप जब तक हमारा मसल मैस उसको आप टाइम नहीं देंगे, उसको एक्सरसाइज में नहीं डालेंगे, उस पर वर्कलोड नहीं डालेंगे, आपका मसल उतना एक्टिव नहीं होगा, स्टेमिना नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसी। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको एक्टिव करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। अब जब लोग एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं या कोई फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, तो उनका मसल
को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर स्टीरॉइड्स लिए जाते हैं, लेकिन उन स्टीरॉइड्स का, उन सप्लीमेंट्स का आपकी हेल्थ पे बड़ा असर होता है। आपकी किडनी मुतासर हो सकती है, आपका लीवर जो फंक्शनिंग है उसकी वो मुतासर हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग जो सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं उनको चाहिए कि नेचुरल सप्लीमेंट्स अल्लाह ताला ने कुदरत में रखा हुआ है। पहाड़ों में हम सुनते हैं कि शिलाजीत है, लेकिन शिलाजीत के बहुत सारे फवायद। डॉक्टर साहब, ये शिलाजीत के साथ ही मेरे जहन में एक सवाल आया जो हम बचपन से लोगों से सुनते थे। वो कहते थे जब पहाड़ रोता है तो उसके आंसुओं से शिलाजीत निकलती है। इसमें क्या रियलिटी है या मिथ है? देखिए पहाड़ रोता है वो यही है ना कि जब फोसल्स पुराने जब पानी में इकट्ठे होते हैं, जब चश्मों की सूरत में वो पहाड़ों पर जब बहते हैं तो वो पत्थरों के ऊपर वो चीज फोसल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, वो ब्लैक फॉर्म में बनना शुरू हो जाते हैं। जब उसको निकाला जाता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें फंगस होता है, उसमें कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो आपकी किडनी लीवर उसको फिल्टर नहीं करता। ठीक, हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको गलत तरीके से ब्रांड किया जाता है। लोग समझते हैं कि सर इट्स ओनली फॉर द सेक्स, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी के लिए। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी नेचुरल मिनरल्स हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए आपको, वो शिलाजीत के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने रख दी है। अगर वो आप साफ उसको फिल्टर करके नहीं इस्तेमाल करते तो फिर उसके बॉडी के ऊपर, जिस तरह से मैंने कहा कि हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक है, कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, ये 4-5 जो धातें होती हैं, ये लीवर और किडनी इसको फिल्टर नहीं करता। अगर वो नहीं करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते, साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप फिल्टर इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड है जो हम क्लेम करते हैं कि वो 100% पायनियर है पाकिस्तान में, और वो लिक्विड फॉर्म में भी इंट्रोड्यूस करा रहा है और पेस्ट फॉर्म में भी आपको मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड भी एक्सपोर्ट हो रही है। तो उसकी शिलाजीत पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी हो रही है, पाकिस्तान में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और प्योर फॉर्म में। ठीक, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि जिनको पुरानी से पुरानी जॉइंट पेन थी, अर्थराइटिस के पेशेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से उनको ठीक होते हुए देखा। ठीक, और वो आज रेगुलर हमारे यूजर हैं और वो दुआएं देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ये भी कहते हैं ना कि जी एक चीज खालिस होती है, खालिस वो कहते हैं वो होती है जो खुद हम पहाड़ से उतार के लाएं। देखिए ना, वही मिथ बनाएगी ना। अब कोई भी चीज जो बाहर इतने अरसे से बाहर पड़ी है, अब उसको बैक्टीरिया भी लगेगा, उसमें फंगस भी आएगी, और उसमें जो बाकी जो फिर एनवायरमेंटल चेंजिंग भी है, एनवायरमेंटल चेंजेस है आपका, वो उस तरह से है। तो लोग क्या करते हैं जी, अगर वो नेचुरल मिल रही है तो उसको वैसे ही खा ले, तो उसको वैसे खाने से अफादियत तो होगी, लेकिन साथ हो सकता है डाइजेस्ट भी ना हो उस तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारा जो प्रोसेस करने का तरीका का डिफरेंट है। प्लांट हमें उसमें हाई ग्रेड पे उसको इंटेंसिटी पे हीट करते हैं, फिर हीट करने के बाद उसके अंदर जाहिर बात है बैक्टीरिया भी किल हो जाएंगे, उसमें जो फंगस है वो भी निकल जाएगी, और जो हैवी मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करके दोबारा उसको कूलिंग पॉइंट पे ला के, बाकायदा फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस नहीं होता, मतलब कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हाथों से नहीं हम पैक करते, खुद ही जो ऑटोमेटिक पैकिंग होती है उसी में रहते हुए हेल्थ के जो एसओपीज फोकस करते हुए उसको हम बनाते हैं। फिर जब आप वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी पोटेंसी भी अच्छी होती है और वो आपकी बाकी जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए बड़े फायदे देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस नाम से अवेलेबल है, और ये टैबलेट फॉर्म में है, या ये अपना मौजून फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है, इंजेक्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में? ये जी हम 2 फॉर्म में, एक रेजन फॉर्म में जो जिसको हम पेश करते हैं कि वो आपको वो आप ले सकते हैं, दूसरा लिक्विड फॉर्म में फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस करवाई। आपने शिलाजीत ड्रिंक के नाम से तो सुन रखा होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, बनाया जाता है, लेकिन ये प्योरली लिक्विड फॉर्म में हमने इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि ईजी टू यूज हो। बड़े जो लोग होते हैं उनको शिलाजीत तोड़ के निकालने में मुश्किल होती है, वो स्टिक कर जाती है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में 4 से 5 ड्रॉप 300 to 500 मिलीग्राम अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके ज्वाइंट की दर्द, आपके मसल, आपकी जो बॉडी की वीकनेस है, आपकी मैं ये समझता हूँ कि आपके जो बालों की ग्रोथ है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। एंटी एजिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप 10-12 साल बाद भी आप यंग, स्मार्ट, हेल्दी दिखें, तो मैं ये समझता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे आपको ये इस्तेमाल करनी चाहिए। बाहर जो यूरोप का एक इन्वायरमेंट है, जर्मनी में बहुत सारे इसको लोग रेगुलर चाय में इंटेक करते हैं, कॉफी में इंटेक करते हैं, और हमारे यहाँ जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो एथलीट्स हैं, उसको प्री वर्कआउट इस्तेमाल करते हैं और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। ठीक। अनिका, जैसे कि शिलाजीत की बात हो रही है, चूंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और प्रॉपर क्लिनिकल डाइटिशियन के हवाले से जितना भी आपका एक्सपोजर है और एक तजर्बा भी बहुत ज्यादा है, आप हमें ये बताएं कि आपकी नजर में शिलाजीत के बेनिफिट क्या हैं और इसकी डोजेस किस तरह बननी चाहिए, और क्या मेल फीमेल दोनों इसको ले सकते हैं?
अच्छा, जैसा कि ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इसको जब ब्रांड करते हैं, हम इसको पर्टिकुलरली अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएट करके कर रहे होते हैं, जबकि ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं। ये ना सिर्फ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, बल्कि ये आपको ओवरऑल हेल्थ में हेल्प आउट कर रहा है। मतलब वो आपकी मसल हेल्थ है या आपकी कार्डियक हेल्थ है, इवन कि ये हर तरह से, हाँ एक पर्टिकुलर एरिया होता है, कोई भी अगर आप न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसकी जो है वो डायरेक्ट उस हेल्थ के साथ एसोसिएट होता है, लेकिन वो साथ साथ बाकी की जो आपकी हेल्थ है उसके लिए भी वो उसी तरह से बेनिफिशियल होता है। तो सलाजीत को आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि वो डायरेक्टली आकर रिपोर्ट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे जनरल हेल्थ से भी रिलेटेड हो, ठीक है, लेकिन वो उसको डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब हम ये कंज्यूम करवाते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो पेशेंट आकर फिर खुद बताता है, आपने हमें दिया था सलाजीत, तो हमें ये मसला था, उस टाइम हम ये बताना भूल गए, तो डॉक्टर साहब मैंने नोटिस किया मेरे तो उस मसले में भी चेंज आया, तो क्या ये उसकी वजह से चेंज आया? तो दिस इज अ एग्जांपल कि ये कैसे आपकी ओवरऑल वेलबींग के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। रही बात जो इसकी डोजेज की है, जो डोजेज है ना, ये इतना सेंसिटिव क्वेश्चन होता है, इसमें ये मैटर करता है आपकी एज क्या, आपका जेंडर क्या, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कोई भी आपने सप्लीमेंट लेना है, आपका जो करंट हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, जो आपकी बाकी की मेडिकेशंस हैं या सप्लीमेंट्स हैं वो आप क्या ले रहे हैं, आपका पिछले 3 या 6 माह में बिल्कुल ऐसे ही है, लैब्स वगैरह करवाई हैं, वो किस रेंज में है, मतलब नॉर्मल हैं तो लोअर रेंजेस में है या अपर बॉर्डर रेंजेस में, मतलब उसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं। जब आप उन सब फैक्टर्स को कंसीडर करें तो उसके बाद ही आप अपनी डोज को फाइनलाइज करवाएं, क्योंकि यहाँ पर ना हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हम कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं ना या कोई मेडिकेशन लेते हैं, हम सुनते हैं उसकी हाइप सुनते हैं, ये बहुत फायदे की, हम लेना शुरू कर देते हैं, और यही वो वजह, और विदाउट कंसल्टेशन यही वो वजह होती है। कोई अच्छी चीज भी होती है तो हमें उसके फायदे उस तरह से नहीं मिल रहे होते, ठीक है, और अगर कोई एक नेगेटिव चीज भी है तो हम अगर उसकी डोजेज प्रॉपर मैनेज करवाते हैं अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली, तो हमें उसके फायदे उस तरह से मिल जाते हैं जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या जैसे कि डिजायर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट को लूप में लें, उसका ओपिनियन कंसीडर करें, उसको बताएं कि मैं ये प्रोडक्ट यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो आपको जिस डोजेज में रिकमेंड करें आप वो डोज लें। अच्छा, आपने बात की कि खातन भी इसको ले सकती है कि नहीं ले सकती, तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारी ऐसी जो पेशेंट्स हैं जिनको पीसीओएस का इशू था या ओवुलेशन पीरियड में बहुत इफेक्टिव है, आपके जो पीसीओएस में बहुत सारी खातन को मसाइल रहते हैं, तो उसमें हल होने में, उसको ट्रीट करने में बड़ा इसने हेल्प आउट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ मर्दों के लिए, खवातीन भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं, और आजकल की जो यूथ है उनको बहुत सारे मसाइल हैं पीसीओएस में, स्पेशली खातन की जब हम बात करते हैं, तो उनको इस मसले से बाहर निकलने के लिए चाहिए कि वो सलाजीत का इस्तेमाल करें रेगुलर बेसिस पे। अगर इस्तेमाल करती हैं, ड्रॉप फॉर्म में इस्तेमाल करती हैं, 300 to 500 मिलीग्राम डेली डोज में आपको उसको लिक्विड फॉर्म में लें, चाय में ले सकती हैं, दूध में, कहवे में, किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बियॉन्ड द लिमिट आप जब ये सोच रहे होते हैं कि जी ये हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना दे, जब चीज़ नेचुरल है तो नेचुरल कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देगी अंटिल अनलेस आप उसकी डोजेज अगर आप बढ़ा रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। जैसे वो कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो किसी भी चीज़ में आप ज्यादती करेंगे तो उसका नुकसान तो होना है, लेकिन आप उस एक कैलकुलेटेड डोज में रहेंगे, रेगुलर बेस पे खाएंगे तो आपको फायदा होगा। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम डॉक्टर AR माडा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सलाजीत गर्म ठंडी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसी तरह हम डॉक्टर अनीका जाहिद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुराक में गर्म और ठंडी का कॉन्सेप्ट जो है या ये मिथ है बेस्ड ऑन साइंस, इसकी रियलिटी क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे कि आपके जॉइंट, मसल, नी जॉइंट या आपकी हेल्थ को माह रमज़ान के अंदर किस तरह मेंटेन रखा जा सकता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर AR माडा जो कि लाइफ कोच हैं, और इसी तरह हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अनीका जाहिद जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, आप जैसे माह रमज़ान आता है तो लोग ये कहते हैं कि खजूरें बड़ी गर्म होती हैं। हम जब उनको अपने क्लिनिकल ट्रायल में कहते हैं कि जी आपने ये चीज़ें यूज़ करनी, तो वो कहते हैं मैं ना 3-4 खजूरें खा लेती हूँ, साथ ठंडा पानी पी लेती हूँ ताकि वो बैलेंस में रहे। तो गर्म और ठंडे का जो कॉन्सेप्ट है, ये बीइंग अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट आप ये क्या समझती हैं, ये मिथ है, रियलिटी है? ये तो टोटली मिथ है, क्योंकि साइंस गर्म और ठंडे को नहीं मानती।
और इस चीज़ को हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में भी देखा है। मतलब लोग आएंगे ना, आप उन्हें अंडा देंगे ना, आपको ये बताएंगे हम नहीं खा सकते, ये गर्म है, और ये चीज़ें आपको लोगों से सुनने को सीखने को मिलती हैं, ये गर्म है क्योंकि इससे मुझे एक्नी हो जाती है, मुझे तो इतने साल हो गए अंडा छोड़े हुए। हम सिर्फ क्या करते हैं, डाइट को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं, वाटर इनटेक उनको बता देते हैं आपने ज़रूर करना है, अलार्म लगाएं, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें, चार्ट बनाइए, कुछ इस तरह से करें, पानी 8 से 10 गिलास करवाते हैं और अंडा देते हैं, उसके बाद पूछते हैं एक्नी का, एक्नी नहीं होती। तो कल्प्रिट कौन था? अंडा नहीं था, कल्प्रिट जो आपकी बाकी की डाइट थी ना, डिहाइड्रेशन थी या स्पाइसी चीजें थी। जी बिल्कुल ऐसे। तो आप अपनी डाइट से शुगर को नहीं ओमिट कर रहे, फ्राइड चीज़ों को नहीं कर रहे, स्पाइसी फूड को नहीं कर रहे, जंक को नहीं कर रहे, फास्ट फूड को नहीं कर रहे, और आप अंडा छोड़ दे जो एक हेल्दी चीज़ है उसको एक्नी के साथ एसोसिएट करके, तो ये गलत प्रैक्टिस है। तो साइंस तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। दूसरा चीज़, हाँ साइंस में ये ज़रूर कॉन्सेप्ट है कि वो चीज़ें जो कि कैलोरिक डेंस हैं, हम लोगों ने ना उनको गर्म चीज़ों का नाम दे दिया। तो फिर जब आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट को अप्रोच करते हैं, वो उनको आपकी डाइट में कुछ इस तरह से मैनेज कर देते हैं जो आपके जहन में फोबिया होते हैं उस चीज़ को लेकर, आपको वो देखने को नहीं मिलते। और जो चीज़ें लेस इन कैलोरीज हैं आप उन्हें ठंडा कह देते हैं, और जिनकी तासीर इन दोनों के इन बिटवीन होती है आप उन्हें मतलब लोग उनको बादी कह देते हैं। मतलब उन जिनकी तासीर ना गर्म होती है ना ठंडी होती है, इन बिटवीन होती है। तो ये साइंस नहीं मानती लोग। इसी हम अगर ये कहें ना प्लान में, ये तो वो वजह है 10-15 रोजे रखने के बाद हम ये कर रहे होते हैं, ये प्लान कर रहे होते हैं, एक आध ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमारा पीछे जो डाइटरी पैटर्न है वो इतना डिस्टर्ब होता है। या तो हमारा जो फोकस है वो टोटली वेट लॉस होता है, हम बहुत ही कम खा रहे होते हैं या तो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करें ये वो, तो लोग हमें बताते हैं नहीं ये तो गर्मी है, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ड्राई फ्रूट्स का ताल्लुक गर्मी सर्दी के साथ नहीं है। इसी तरह जब फिश का कहते हैं तब भी हमें बताते हैं कि गर्मी है सर्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी तो नहीं ना ये देख रही कि अब गर्मी है, मैं अपने जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो यूटिलाइजेशन है उसको मैं कॉम्प्रेस कर लूँ, और अब सर्दी है तो अब इस तरह से कर लूँ। रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन साथ में आपको अपनी बाकी की जो रूटीन है उसको मैनेज करना होता है। तो आप ज़रूर डेट्स का इस्तेमाल करें, बल्कि ये रिकमेंडेड है। इवन के डायबिटिक पेशेंट को भी हम ये कहते हैं आप ले सकते हैं, 1 से 2 जो है वो ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर ए आर माडा, चूंकि आपकी एक्सपर्टीज को जो है वो मैं आज सुन भी रहा हूँ बड़े गौर के साथ, और हमारे नाजरीन के लिए भी ये मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर ए आर माडा मोस्ट एक्सपीरियंस हैं जो कि लाइफ कोच के हवाले से, यानी आपको लाइफ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे आप अपनी डाइट लेंगे तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें शहवत का कम आना, आपके स्टेमिना का इशू होना, या बाकी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के हवाले से भी अगर कोई इशू होता है, या इसके अलावा जॉइंट पेन है या बाकी जो मामला हैं, तो डॉक्टर साहब उसके ऊपर बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात की, तो जो सलाजीत का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में किस तरह किया जा सकता है? देखिए सलाजीत, जिस तरह से आप पहले बात कर रहे हैं कि गर्म और सर्द का कॉन्सेप्ट, तो वो साइंस बिल्कुल नहीं मानती है। हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं कि इंडो पाक की, बड़े सगीर में हमेशा से ही हकीमों का गलबा रहा है। उसमें ज़्यादातर जो नीम हकीम खतरा जान थे, उन्होंने हमारे यहाँ जैसे नीम इमाम खतरा ईमान, जी बिल्कुल, नीम हकीम खतरा जान, तो वो ज़हनों पर लोगों को ये तारीख कर दिया कि ये चीज़ खाएंगे तो ये गर्म होगी, फलाना चीज़ खाएंगे तो गर्म होगी। तो शुरू में बचपन में हमारी माओ ने हमें ये कहना शुरू किया, जी आप माल्टे खाएंगे तो वो खट्टे होते हैं, आप आम खाएंगे तो वो गर्म होते हैं, तो ये फलाना उसका नुकसान है। फिर भी अल्लाह ताला ने ये फल और ये सारी चीज़ें बनाई किस लिए? अगर ये चीज़ खानी नहीं तो उसका फ़ायदा होता है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ से निकलने के लिए आपको मेडिकल थोड़ा सा अगर आप नॉलेज ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। हर चीज़ का कुदरत ने फ़ायदा रखा है, हाँ अगर आप लिमिट में लेते हैं तो उसके फायदे होते हैं। अब आपकी बात कर लेते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो सबसे जो बड़ा एशिया में स्पेशली पाकिस्तान के अंदर 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड मिथ्स बना दिया है, 70 पॉपुलेशन ये है। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर लोग, जो बंदा दीवारों पर वो इश्तिहार पढ़ लेता जी वो मर्दाना कमजोरी और ये इशू है, तो वो जीटी रोड पे चलता जाए तो उसको लगता है ये सारी बीमारियां दीवारों पे लिखी हुई है। वो सिर्फ एक माइंड गेम है, हालांकि रियलिटी कुछ इससे हट के है। नो डाउट बीमारी होती है लेकिन सबको नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हकीमों ने ज़बरदस्ती बच्चों पे, बड़ी एज के लोगों, ये मसलत कर दिया कि आप ज़हनी तौर पे बीमार हैं और ये चीज़ आपने लेनी है, शादी से पहले ये कोर्स करें फलाना, तो सब बकवास है, ये पैथेटिक चीज़ें। हम इस चीज़ को नहीं मानते और ये साइंस भी इस चीज़ को नहीं मानती। नेचुरल जो चीज़ कुदरत ने बना दी है उसको आप जिस तरह भी करेंगे उसका फ़ायदा है। अब बात कर लेते हैं सलाजीत की। तो सलाजीत मैंने जिस तरह से बताया कि मिनरल्स हैं, इसमें 100 to 90 मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है।
तो बॉडी में कहीं भी आपको किसी चीज की वीकनेस हो जाती है, आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वीकनेस कमी होगी, तो आप जाहिर तौर पे आप फिट रहेंगे। आपके मसल कमजोर हो रहे हैं, मसल में आप इस्तेमाल करें तो वो उसके लिए भी बड़ा फायदेमंद है। तो आपका जो उज़े खास है उसके लिए भी स्ट्रेंथनिंग के लिए अब जरूरी है कि आप सलाजीत ले लें, कुछ और सप्लीमेंट्स। अगर आप सप्लीमेंट बाहर के भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहता, उसमें भी आप देखें, उसमें आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखें तो उसमें सलाजीत का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो सलाजीत हर मेडिसिन में इस्तेमाल हो रही है जो सेक्स से रिलेटेड है, जो आपके रेक्टाइल फंक्शन की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी कहीं ना कहीं मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा डॉक्टर यार माडा, सलाजीत को हासिल करने का आसान तरीका आम व्यूअर्स के लिए क्या है? हासिल करने का एक तो आप किस तरह वो परचेज कर सकते पहाड़ों हैं, पर चढ़ कर नहीं ले सकते, बिकॉज वहां जाना वो तो जो थोड़ा पहाड़ों में मुश्किल रहते हैं वो तो वहीं से ले लेंगे। हाँ, तो उसका हल ये है कि आप घर बैठे मंगवा सकते हैं बिला झिझक। आप मतलब बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं वो हेजिटेट होते हैं, जी आपने वो घर छुपा के भेजनी है, फलाना करना है, तो आप तो वो लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है, जो लोग हैं वो समझते हैं इसकी अफादियत को, जो लोग समझते हैं उनको जरूरत नहीं बताने की। तो आप इसको हासिल कर सकते हैं पाल प्योर, www.palpure.com वेबसाइट से। यानी पाल प्योर एक नाम है, ब्रांड नेम है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाएं, वहां से कर सकते हैं, सोशल मीडिया की किसी प्लेटफॉर्म से। तो आपको प्योर फॉर्म में एक इंटरनेशनल, हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, FDA अप्रूव्ड है, हलाल, करशी, फिर PCSCR जो लोकल लैब टेस्ट्स होती हैं वो है, यूकेएस यूके की एक सर्टिफिकेशन होती है, यूकेएस अगर आपके पास वो है तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें पायनियर हैं और वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी में हमारी ज़्यादातर सेल होती है और वहाँ के जो जर्मन एथलीट्स कंपनी है उनके साथ हमारा MOU है और उसी बेस पे हम पाकिस्तान में भी सेल कर रहे हैं उसको। ठीक है। अच्छा अनिका, आजकल हम देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की बढ़ती हुई बीमारियां। कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का मरीज माह रमजान में इसको किस तरह आसानी से कम कर सकता है? जैसा कि ये हर बंदे के लिए एक बड़ा राइट टाइम है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसी तरह से यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए भी है और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए भी है। इनकी जो गाइडलाइंस है वो समहाउ जो एक वेट पेशेंट के लिए या ओबीज पेशेंट के लिए होती है वही होती है कि आप अपनी कैलोरीज को मैनेज करना है। जब आप सहर करें सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि आप अपनी सहरी को कभी भी मिस ना करें। ये उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन का एक इम्पॉर्टेंट मील है, उसी तरह से सहरी भी है। उसके बाद सहरी में आप ये मेक श्योर करें कि आप ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि जब आप ओवर ईटिंग करेंगे जाहिर सी बात है जितनी कैलोरीज आपको चाहिए होंगी वो आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी वो फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप कैलोरिक डेंस फूड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप मल्टीपल फूड्स खाएंगे, फिर अगेन वो एक्सेसिव कैलोरीज हो जाएंगी। जब कैलोरी ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा और जो वजन बढ़ना है ये समहाउ आपके एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, फिर जो थर्ड चीज़ है जो आपने मेक श्योर करनी है अपनी सहरी के टाइम पे वो ये करनी है कि आप एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। तो उसमें अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो वो दही है। मतलब आप दही को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ऐसे दही खा भी सकते हैं, उसकी लस्सी भी बना सकते हैं, उसकी स्मूदी भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी रेसिपी में उसको इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज रहेगा, आपका वेट भी मैनेज रहेगा। ठीक है, और सारा दिन आपको वो जो रमज़ान में एट द एंड ऑफ द डे आपको वीकनेस फील हो रही होती है वो भी नहीं होगी, और बाय द एंड ऑफ द रमज़ान आपके जो हेल्थ इश्यूज आपको फेस करना पड़ते हैं आपको वो भी नहीं करना पड़ेंगे। और फिर व्हेन इट कम्स टू अफ्तार टाइम, तो अफ्तार में आप ये मेक श्योर करें कि आप फ़ौरन से ना, जैसे ही अफ्तार हुई है ना, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल आइटम्स हैं आप उन्हें फ़ौरन कंज्यूम ना करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो भी आपके अवेलेबल आइटम्स हैं आप उन्हें स्लोली लें। सबसे पहले तो आपकी प्रेफरेंस ये हो कि आप जो स्टार्ट है ना वो एक बहुत हेल्दी चीज़ से लें, और अगर आप मुझसे पूछें कि वो हेल्दी चीज़ क्या है, इट कैन बी डेट, इट कैन बी बनाना। ठीक है, अगर आपके पास खजूरें नहीं अवेलेबल तो आप उसके अल्टरनेटिव में केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक कप जैसा कि फ्रूट्स ले लें, सीजनल फ्रूट्स ले लें इन कॉम्बिनेशन विदाउट एनी ड्रेसिंग, या आप चना चाट को इस तरह की प्रोटीन बेस्ड चीज़ ले लें। उसके बाद आप कम से कम आधे घंटे का गैप दें, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिल जाता है। मतलब नमाज की सूरत में आप वज़ू वगैरह को जो टाइम देते हैं उसके बाद नमाज पढ़ते हैं तो ये टाइम आ जाता है। उस टाइम के बाद आप अपने मेन मील की तरफ जाएँ जो कि आपका डिनर होगा। मतलब आई हैव सीन सो मैनी पीपल, वो क्या करते हैं जैसे ही इफ्तार हुई है, अफ्तारी की भी 5-7
6-7 आइटम्स होंगी जिसमें फ्राइड आइटम्स भी हैं और साथ ही उनका खाना भी पड़ा होगा, और फिर वो उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि रमज़ान तो राइट टाइम था वजन कम करने का, लेकिन उसके लिए राइट अप्रोच भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल, वो ये वही लोग हैं मतलब जो ये बताते हैं रमज़ान के बाद हमने तो ये सुना था रमज़ान में वजन कम होता है, हमारा पहले से भी बढ़ गया, उसकी वजह ये होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आप अपना जो वाटर इनटेक है उसको मेंटेन रखना है, और उसको मेंटेन करने का जो सबसे आइडियल टाइम होता है वो अफ्तार से सहर के दरमियान में जो गैप होता है वो होता है। मतलब जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि सहरी का टाइम जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अभी जो हमारा जो हाइड्रेशन का स्टेटस है ना हमने अभी पूरा करना है, पूरे 8-10 ग्लास पूरे करने हैं, तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इससे आपकी जो वाटर रिटेंशन है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो अपेरेंटली आपको बढ़ा हुआ लगता है, जैसे ब्लॉटिंग या इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहा होता है। तो आप पानी को जो मेंटेन करने का राइट टाइम है वो ये है अफ्तार और सहर के दरमियान, ठीक है। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये एक कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए भी है, वो अगर इस तरह से खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाएगा, ठीक है, इन फूड आइटम्स को इस्तेमाल करेगा। और रही बात जो यूरिक एसिड का पेशेंट है उसके लिए जनरल गाइडलाइन है जो कि शायद अब हर बंदे को पता है कि दालों का इस्तेमाल कम करना है, रेड मीट का इस्तेमाल कम करना है, और जो टमाटर है उसको कच्ची फॉर्म में नहीं खाना। मतलब अगर आपकी हंडिया में आपके कुकिंग स्टाइल में यूज़ हो रहा है तो आप कर सकते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा ना इस्तेमाल करें जब तक आपका यूरिक एसिड हाई है। फिर स्पिनच का इस्तेमाल बंद कर दे जितने अरसे के लिए आपको यूरिक एसिड हाई है। और सेकेंडली वॉक ज़रूर करें, 30 मिनट्स अ डे इतनी तो मस्ट करें, अदरवाइज 150 मिनट्स पर वीक इतनी वॉक करें। और इसके अलावा जो पैकेज्ड फॉर्म में जूस होते हैं ना, डिब्बे की फॉर्म में जूस होते हैं, उन जूसेस का इस्तेमाल ना करें और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप अपनी डाइट से इन चीज़ों को ऑमिट कर लेंगे बेसिक रिकमेंडेशंस के साथ जो कि मैंने ऑलरेडी बताई हैं, तो आपका यूरिक एसिड का जो मसला है ना वो विदाउट मेडिकेशन ही सेटल हो जाएगा। यानी माह रमजान आपके लिए माह रहमत बन जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह, और आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर यार मैडम, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमजान में मैं अपनी फिटनेस को बरकरार कैसे रखूं, फिजिकल थेरेपी मेरी क्या होनी चाहिए? हाँ सर, रमजान में फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है कि आप रोजा रखने के बाद फौरन आपको नहीं सोना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा गलत रूटीन है कि रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ी और फिर सो गए और सुबह दोपहर नींद भी मजे की। हाँ, वो नींद मजे की होती है, लेकिन वो नींद आपको आपकी नुकसान है। आप 2 बजे उठते हैं, फिर जी नमाज पढ़ी, फिर आपको बॉडी में वीकनेस फील होना शुरू होगी, फिर आप बैठ गए, फिर कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया, फिर नमाज पढ़ के, मतलब वो हमारी ये कोशिश होती है कि बस हम नमाजें सारी पढ़ लें और बस वो सो के गुजार लें बेड पे रहें और नमाज। हाँ बस जी, अल्लाह अल्लाह। और वो अगर कोई तंग करे तो आपने मेरा रोजा। हाँ, हमारे यहाँ ये है कि वो हम फिर रूटीन के जो सारे काम है वो छोड़ देते हैं। ऑफिस वर्क भी बंद हो जाता है, ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई, फिर आप घर में ही वो सारा कोशिश होती है कि गुजारा जाए। तो मेरे ख्याल है कि रोज़ा सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि वो रोज़ा है और आप घर ही रहें और वो काम एक्टिविटी ना करें। रोज़े में सबसे आइडियल टाइम है कि आप वेट लॉस ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि ये इसमें आप जितना आपके लिए हो सके आप वेट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो रोज़ा आइडियल है और अल्लाह ताला ने नेमत दी है कि इसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक तो आप मगफरत भी करते हैं और दूसरा फिजिकल फिटनेस रहने के लिए आप स्पेसिफिक पोर्शन में आप डाइट लेते हैं और उसी पोर्शन में आप अगर एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो ये सोने पे सो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वजन कम करना चाहती हूँ बट मैं समोसे और पकौड़े नहीं छोड़ सकती, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा अपना स्टाइल जो कुकिंग मेथड है उसको चेंज करें। लेट्स सपोज कि आप समोसे और पकौड़ों के बगैर नहीं रह सकते, तो पकौड़ों को इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि आप आलू वाले ना लें, जैसे आप अनियन रिंग्स ले लें, ठीक है। उससे आपको समहाउ वही सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैं पकौड़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसको फिर आप डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई करें, मतलब नॉन स्टिक पैन में फ्राई करें और अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो एक ऑयल है ना उसको 3 टाइम से ज़्यादा आप फ्राई के लिए इस्तेमाल मत करें, वो कैंसर कॉजिंग एजेंट उसमें बन जाते हैं, ठीक है। इसका बेहतर तरीका ये है, आप ये कह रही हैं कि एक ही ऑयल को 3 दफा फ्राई ना करें, खाना पक गया जी जी
3 दफा से ज्यादा ना आप उसमें चीजें फ्राई करें। मतलब लोग क्या करते हैं, रमजान स्टार्ट हुआ है, आपके पैन में फिर ऑयल उसमें आ दोबारा जाएगा, जी जी, और पूरा रमजान उसमें आप अच्छा डॉक्टर साहब, इसी की जगह पे अगर सरसों का ऑयल लोग लेते हैं और उसमें वो बार बार फ्राई करते हैं, उसमें कोई फर्क है? जो भी ऑयल हो आप उसमें मल्टीपल टाइम्स फ्राई नहीं कर सकते। ठीक। इसका बेहतरीन तरीका ये है, कम डालें, जितना यूज हो जाए उसको वेस्ट करें जी, ना जी। डालें। उसको ना भी अगर आप वेस्ट करें ना, पहली बात तो ये आपने डीप फ्राई तो करना नहीं है, आपने शैलो फ्राई करना है, नॉन स्टिक पैन में करना है जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में आपका ऑयल इस्तेमाल होगा। अगर फिर भी बच रहा है तो आप उसको उसके बाद जो कुकिंग हो रही है आप अच्छा, उसको डीप फ्राई utilize वो कर होता है लें। जो बड़े से कड़ाह में डाला और जी, नीचे जी। तक उसको झटका दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। फुल डुबो दिया उसके बिल्कुल ऐसे ही है, फुल डबोना नहीं है, ठीक। ठीक है। और उसमें इसीलिए नॉन स्टिक पैन का कहा है ना, फिर उसमें आपको चिपकने का भी डर नहीं थोड़ा होता। आप रखेंगे और बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा आप ऑयल ऐड करते हैं तो उससे आपकी चीज फ्राई हो जाती है। एक तो ये ठीक। तरीका है, जिस तरह एग फ्राई करते जी जी बिल्कुल। अच्छा, और उसमें भी फिर ये नहीं है कि आपने एक बड़ी प्लेट भरकर ही पकौड़ों की खानी है, उसमें भी आपने जो अपना पोर्शन साइज है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि इत्तेदाल सबसे जरूरी है। ठीक। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है, दूसरी ऑप्शन यहाँ पर ये हो सकती है, आप उसको एयर फ्रायर में बना ठीक। सकते हैं अपने समोसों को या पकौड़ों को। और जब हम बात करते हैं समोसों की कि हमने वो भी खाने हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली आप आलू ना ऐड डॉक्टर करें। साहब, आपकी गुफ्तगू इतनी ज़बरदस्त है क्योंकि मेरा तो आपके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं और इस वक्त हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है। डॉक्टर अनीका जाहिद का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? कि मेरा पब्लिक के नाम यही पैगाम है कि रमज़ान को बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। ये आपकी हेल्थ के हवाले से एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और इसको पॉजिटिवली यूज़ करें। डॉक्टर यार माडा, पब्लिक के नाम आपका क्या पैगाम? मेरा जी स्पेशली छोटा सा पैगाम है कि अभी रमज़ान है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और 40 साल का जो शफीक है वो शफीक नज़र नहीं आना चाहिए, और 80 साल का जो जॉन है वो आपको इतना स्मार्ट क्यों नज़र आता है, उसके पीछे भी यही फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो आपको अगर अच्छा दिखना है, खूबसूरत दिखना है, स्मार्ट दिखना है, तो बजाय शफीक बनने के आपको जॉन बनना है और उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक हो गया। नाजरीन, देखा क्या आपने, हमारे जो एक्सपर्ट थे इस प्रोग्राम में, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर और मज़ाहिया गुफ्तगू करते हुए स्माइली फेस के साथ आपको एक अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की। डॉक्टर यार माडा ने आपको प्रॉपर ये बताया कि सलाजीत का इस्तेमाल किस तरह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपकी जॉइंट पेन के अंदर, आपकी मसल पेन के अंदर, या इसी तरह आपके मसल को ग्रो करने के लिए, या फिर आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, या इससे रेलिवेंट कोई इश्यूज है, तो सलाजीत का इसमें क्या रोल है, सलाजीत का मेल और फीमेल में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, सारे मौजूद पर इन्होंने खूबसूरत गुफ्तगू की। हमारे साथ डॉक्टर अनीका जाहिद थी। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बताया कि माह रमज़ान को माह रहमत में आप अपनी बॉडी के लिहाज से किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सारे मामलात पर अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी, कोई सवाल जवाब, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आएँ, अपनी अच्छी और बुरी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। मुझे और मेरे गेस्टों को, मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।